हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पादप कारकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पादप कारकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए, इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पहला जो चैप्टर है पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशंस, यानी पादप का और जल का क्या संबंध है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने विसरण के बारे में पढ़ा, यानी डिफ्यूजन। विसरण क्या है? विसरण का मतलब है पदार्थों के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण। पदार्थों के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन, यानी पदार्थों के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये विसरण तापमान के समानुपाती होता है और पदार्थों के अणुओं के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण की जो दर है ये ठोस अवस्था में सबसे कम होती है और गैस अवस्था में सबसे अधिक होती है। यहां पादपों में भी विसरण क्रिया के द्वारा जल के अणु वातावरण में विसरित होते हैं। इसके अलावा गैसों का जो विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि रंध्रों के द्वारा होता है, ये भी विसरण क्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा मृदा से जो जल का अवशोषण किया जाता है, जिसमें निष्क्रिय जल अवशोषण जो है, ये भी विसरण क्रिया से ही होता है। ठीक है। अब इस विसरण क्रिया के बाद में यहां दूसरा जो टॉपिक है वो है पारगम्यता। तो अब हम बात करेंगे पारगम्यता की। पारगम्यता देखिए, पादपों के अंदर कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में कोश का झिल्ली होती है, कोश का भित्ति होती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर रिक्तिका जो होती है, उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है, टोनोप्लास्ट, जिसे हम रिक्तिका झिल्ली कहते हैं। तो इन झिल्लियों के द्वारा पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि पदार्थ इन झिल्लियों के माध्यम से एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात विसरित होते हैं। तो इन झिल्लियों के माध्यम से जो विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो निर्भर करती है पारगम्यता पर। अर्थात पारगम्यता का मतलब होता है झिल्लियों के द्वारा पदार्थों के आवागमन की जो प्रवृत्ति होती है कि वो किन पदार्थों के लिए मार्ग प्रदान करती है, कौन से पदार्थ के लिए मार्ग प्रदान नहीं करती है, तो वो पारगम्यता कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जो झिल्लियां पाई जाती हैं और उन झिल्लियों के द्वारा जो पदार्थों का एक प्रकार से विसरण होता है,
उस विसरण की जो दर है वो उस झिल्ली की क्या कहलाती है? पारगम्यता कहलाती है। ठीक है, ये पारगम्यता के आधार पर कह सकते हैं कि झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पारगम्य, पारगम झिल्ली। देखिए, पारगम झिल्ली इस प्रकार की झिल्ली होती है जो किसी भी पदार्थ के आवागमन को बाधित नहीं करती हैं, अर्थात सभी पदार्थों को, जिसमें हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक दोनों के आवागमन को होने देती हैं। तो ऐसी झिल्ली कहलाती है पारगम झिल्ली। पारगम मतलब किसी भी सब चीजों के लिए मार्ग प्रदान करती है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल है कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो किससे बनी हो? सेलुलोज से, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से। तो सेलुलोज की जो झिल्ली होती है वो एक प्रकार से कोशिका भित्ति बनी होती है, पारगम झिल्ली होती है। दूसरी जो झिल्ली होती है ये एग्जाम्पल है, यानी सभी पदार्थों के लिए ये क्या है? पारगम है। विलेय अर्थात विलायक के लिए, सबके लिए पारगम। दूसरी जो है ये होती है अपारगम, अपारगम झिल्ली। देखिए, नाम से क्लियर है, यहां अपारगम शब्द लग गया है। अपारगम का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के लिए, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, किसी के लिए भी वो मार्ग प्रदान नहीं करती है, यानी विसरित होने नहीं देती है। तो ऐसी झिल्ली कहलाती है अपारगम। और इस प्रकार की झिल्ली का उदाहरण है कि जो द्वितीयक कोशिका भित्ति जब बन जाती है, लिग्निन पैक्टिन युक्त जो कोशिका भित्ति होती है उस में किसी भी प्रकार के पदार्थ का आर पार अभिगमन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लिग्निन है, सेलुलोज, लिग्निन है, पैक्टिन है, ये इस तरह के पदार्थ हैं जो आवागमन को रोक देते हैं। देखिए, तीसरा जो है विशेषकर लिग्निन युक्त, लिग्निन है, क्यूटिन है, पैक्टिन तो फिर भी पारगम हो सकते हैं। तीसरा जो है चयनात्मक पारगम झिल्ली। चयनात्मक पारगम झिल्ली का मतलब होता है कि कुछ विलेय और पदार्थों के लिए पारगम होती है और विलायक पदार्थों के लिए पारगम होती है, यानी इसमें पूरी दोनों के गुण पाए जाते हैं, पारगम्य गुण झिल्ली के भी और अपारगम, यानी पूरी तरह से पारगम भी नहीं है और पूरी तरह से अपारगम भी नहीं होती है। अब इसमें एक होती है अर्ध पारगम झिल्ली। देखिए, इस चयनात्मक को वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली। ये अर्ध पारगम झिल्ली इस प्रकार की झिल्ली होती है जो विलायक के लिए, विलायक मतलब जल के लिए, विलायक के लिए पारगम, विलायक के लिए तो पारगम होती है और विलेय के लिए अपारगम, अर्थात विलेय पदार्थों के लिए अपारगम होती है। ठीक है, तो यहां ये झिल्लियां जो होती हैं ये जल के परिवहन को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, अर्थात जिस भाग में जिस प्रकार की झिल्ली होती है वो उसी प्रकार के अभिगमन को नियंत्रित करती है। देखिए, अर्ध पारगम झिल्ली के उदाहरण हैं जैसे कोशिका के अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है, उस रिक्तिका के अंदर जो कोशिका कला यानी रिक्तिका के अंदर जो टर्नोप्लास्ट होता है, रिक्तिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम झिल्ली होती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पारगम्यता के बारे में, एक बार फिर समझ लीजिए कि पारगम्यता का मतलब होता है पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना, या आवागमन की जो प्रक्रिया है वो हो रही है या नहीं हो रही है, या यूं कह सकते हैं किसी भी झिल्ली के द्वारा विसरित होने की जो दर है वो उसकी पारगम्यता है। इस पारगम्यता के आधार पर एक तो होती है अपारगम झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो किसी भी पदार्थ को विसरित नहीं होने देती है, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो। जैसा कि देखिए पारगम झिल्ली तो सबको आने जाने देती है, अर्थात ये किसी भी पदार्थ के आवागमन को रोकती नहीं है। जैसा कि सेलुलोज से बनी हुई जो कोशिका भित्ति होती है ये पारगम झिल्ली होती है। दूसरी अपारगम झिल्ली, ये इस प्रकार की झिल्ली होती है जो किसी भी प्रकार के पदार्थों के विलेय हो या विलायक हो उनके आवागमन को रोक देती है। जैसे कि लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति जो होती है वो अपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, जो स्थायी ऊतक होते हैं उनमें अपारगम झिल्ली हो जाती है। चयनात्मक पारगम झिल्ली या वर्णात्मक पारगम झिल्ली इस प्रकार की झिल्ली होती है जिसमें कुछ पदार्थों के लिए अपारगम और कुछ पदार्थों के लिए पारगम होती है। यहां अर्धपारगम झिल्ली, इसका एक रूप होता है अर्धपारगम झिल्ली जो कि विलायक अणुओं के लिए, विशेष रूप से जल के अणुओं के लिए तो पारगम होती है और विलेय पदार्थ के अणुओं के लिए अपारगम होती है। तो यहां मुख्य रूप से पादपों में जो कोशिकाओं में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल का परिवहन होता है ये रिक्तिका के माध्यम से होता है। रिक्तिका के चारों तरफ जो पाई जाती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है जिसको कह सकते हैं टोनोप्लास्ट झिल्ली। अब हम बात करेंगे कि यहां ये जो पारगम्यता के आधार पर हमारा पहला हो गया विसरण, दूसरा हो गया पारगम्यता। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये एक मुख्य जो टॉपिक है हमारा परासरण, उस परासरण की क्रिया को समझाने के लिए इनको जानना बहुत आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण देखिए पादपों में परासरण की ही क्रिया होती है जिसके माध्यम से जल एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है। परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण क्या है? तो देखिए परासरण एक प्रकार का विसरण है। परासरण एक प्रकार का विसरण है, यानी विसरण जैसा ही है, यानी विसरण। परासरण एक प्रकार का विसरण है जिसमें, अब इसमें कंडीशन लग रही है विसरण से अलग, जिसमें विलायक मतलब जल। परासरण एक प्रकार का विसरण है जिसमें विलायक अर्थात जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, देखिए फिर दोबारा सुनिए, परासरण एक प्रकार का विसरण है जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर
स्थानांतरित होते। देखिए यहां परासरण और विसरण दोनों में कुछ कंडीशंस अलग अलग हैं। विसरण जो है, इस विसरण में तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यहां अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, विसरण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में पदार्थ के अणु, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, सभी के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। लेकिन यहां इस परासरण में केवल विलायक के ही अणु जाते हैं, विलेय पदार्थ के अणु स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि परासरण, इस बात को दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें जल के अणु अर्थात विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यह क्रिया कहलाती है परासरण क्रिया। तो परासरण और विसरण दोनों में मुख्य रूप से अंतर आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी से हम जब भी परिभाषा बनाएंगे तो अलग बन जाएगी। यानी विसरण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, विसरण क्रिया में विलेय पदार्थ और विलायक यानी सभी प्रकार के पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, लेकिन परासरण में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं, विलेय के अणु गति नहीं करते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर है परासरण और विसरण में। ठीक है, अब देखिए यहां हम बात करेंगे कि ये जो परासरण की क्रिया, क्योंकि पादपों में मुख्य रूप से परासरण की ही क्रिया होती है, और इस परासरण की क्रिया को हम आलू के परासरण मापी एक प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा किशमिश का फूल जाना, ये भी परासरण का ही उदाहरण है। इसके अलावा अंगूर का जब हम चीनी के घोल में रखते हैं तो वो अपनी स्थिति को पहले से संकुचित कर लेता है, वो भी परासरण का ही उदाहरण है। लेकिन यहाँ हम परासरण का एक थिसिल कीप का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परासरण है क्या। तो पादपों में मुख्य रूप से जो जल का एक भाग से दूसरे भाग में जो स्थानांतरण होता है वो इस परासरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। अगर कोशिका के अंदर जल का प्रवेश हो रहा है तो इसे हम एक तरह से अंतर परासरण कहते हैं, और अगर मान लीजिए जल कोशिका से बाहर निकल रहा है, वातावरण के या विलयन के अंदर जा रहा है, तो इस क्रिया को हम बाह्य परासरण कहते हैं। यानी एंडो ऑस्मोसिस का मतलब अंतर परासरण और एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब बाह्य परासरण। तो यहां परासरण की जो क्रिया है इसे एक प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं थिसिल कीप का प्रयोग। ठीक है, तो आप परासरण का मतलब समझ गए। बार बार कह रहा हूं, परासरण का मतलब परासरण वह मिश्रण है जिसमें जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन करते हैं। अब देखिए परासरण इस क्रिया को थिसिल कीप प्रयोग के द्वारा थिसिल कीप प्रयोग, थिसिल कीप प्रयोग। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक थिसिल कीप लेते हैं। थिसिल कीप का मतलब होता है इस तरह की नलिका जिसकी एक भाग चौड़ा होता है और दूसरा भाग नली रूपी होता है, थिसिल कीप बोलते हैं इसको।
इस थिसिल कीप का ये मुंह है और इस थिसिल कीप को एक स्टैंड की सहायता से इस तरह से कस दिया जाता है। ये प्रयोगशाला में आप इससे करेंगे तो आसानी से हो जाता है। ये इस तरह का कस दिया, यानी एक प्रकार से उस थिसिल कीप को उल्टा लटका दिया। अब इस थिसिल कीप को लटकाने के बाद इसके मुंह पर एक अर्धपारगम झिल्ली के रूप में पार्चमेंट पेपर या बकरा के मूत्राशय की झिल्ली, जो कि अर्धपारगम झिल्ली होती है, उसे इसके मुंह से बांध दिया जाता है, जिससे कि ये एक प्रकार से माध्यम बन जाए। अब इसमें यहां देखिए, ये तो है थिसिल कीप, ये है स्टैंड, और इसमें हमने भर दिया है चीनी का सांद्र घोल। चीनी का सांद्र घोल कह सकते हैं या सकरा का विलयन कह सकते हैं। पानी में चीनी को घोल करके और उस विलयन को बना लेते हैं, और हमने इसको यहां इस एक कंडीशन तक भर दिया है। ठीक है, अब इस थिसिल कीप को उल्टा लटका दिया है। यहां इसके नीचे एक बीकर रख देते हैं और इस बीकर में शुद्ध जल होता है, और ये इस तरह से इसके नीचे यहां शुद्ध जल, ये बीकर है और ये शुद्ध जल है। ठीक है, और ये अच्छी तरह से इसे हम इस तरह से कस देते हैं कि कहीं गिर ना पड़े, और यहां इसको घुमा देते हैं। अब देखिए, ये हमने एक प्रयोग का उपकरण सेट किया है, थिसिल कीप प्रयोग। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले एक थिसिल कीप लेते हैं। थिसिल कीप इस प्रकार की कीप होती है कि इसका एक भाग चौड़ा होता है, जिसे मुंह कहते हैं, और दूसरा भाग नलिकाकार होता है। इसे स्टैंड से उल्टा लटका देते हैं। इसके मुंह पर पार्चमेंट पेपर यानी अर्धपारगम झिल्ली को बांध देते हैं, और इस बीकर को जल से भरे हुए बीकर में, यानी इस थिसिल कीप को जल से भरे हुए बीकर में लटका देते हैं। इसके बाद इसमें चीनी का सांद्र घोल यानी सकरा का सांद्र घोल भर देते हैं, और इसे इसी कंडीशन में कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। इसमें अगर हम सामान्य रूप से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जल के अणु इस थिसिल कीप में से निकल करके बीकर में आ जाने चाहिए, और ऐसा लगता है कि निकल आएंगे। लेकिन अगर हम इसके रिजल्ट को देखते हैं, यानी कुछ घंटों के बाद देखते हैं, तो जो पहले जो तल था, यानी ए तक था, किसका तल? चीनी के घोल का, वो तल अब और ऊपर उठ जाता है, अर्थात ए से बी कंडीशन पर आ जाता है। यानी इसमें जहां ए तल तक भरा हुआ चीनी का घोल था, अब वो बी तल तक पहुंच गया है। इसका रीजन क्या है? ये परासरण क्रिया के द्वारा इसे समझा सकते। देखिए, यहां जो बीकर है उसमें शुद्ध जल भरा हुआ है, यानी विलायक भरा हुआ है, और यहां चीनी के घोल में जल के अलावा चीनी के घोल भी अणु भी हैं। तो इसका मतलब जल के अणुओं की सांद्रता कहां है? बीकर में ज्यादा है और थिसिल कीप में कम है। और ये पार्चमेंट पेपर जो लगा हुआ है, ये पार्चमेंट पेपर यानी एक तरह से अर्ध पारगम झिल्ली। तो इस झिल्ली के माध्यम से जल के अणु, अर्थात बीकर में जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है और थिसिल कीप में भरे हुए विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता कम है। तो जल के अणु इस बीकर में से विसरित होकर के यानी पराश्रित होकर के और थिसिल कीप के विलयन में चले जाते हैं, जिससे कि इस थिसिल कीप के अंदर जो विलयन भरा हुआ है उसका तल पहले से और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रयोग के माध्यम से
यहां हमने देखा कि जल के अणु इस अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। एक प्रकार से क्या हो रहा है, परासरण की क्रिया हो रही। नहीं तो अगर विसरण होता तो जल के अणुओं के साथ साथ चीनी के अणु तो थिसलकीप में ज्यादा है, तो ये जल के अणु यहां से बीकर में आ जाने चाहिए थे, जल में आ जाने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चीनी के अणु विलेय हैं, ना कि विलायक हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां हमने परासरण की शुरुआत की है। परासरण क्या है? परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें जल के अणु यानी विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, और पादपों के अंदर झिल्लियों के बना हुआ जो जैविक तंत्र है वो अर्धपारगम झिल्ली के रूप में ही होता है, विशेष रूप से कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है। तो यहां परासरण क्रिया क्या है और परासरण क्रिया का एक उदाहरण अर्थात हमने एक प्रयोग के द्वारा इस क्रिया को समझा है। अब हम बात करेंगे कि ये जो परासरण की क्रिया है ये कितने प्रकार की होती है और इस परासरण की क्रिया में किन किन कंडीशंस की अप्लाई होती है, कौन कौन से दाब काम करते हैं, जैसे परासरण दाब, भित्ति दाब, स्फीति दाब, ये बल्क दाब काम करते हैं। इसके अलावा इस परासरण का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज हमने परासरण, एक तो देखिए दो चीजें पढ़ी, एक तो पारगम्यता और दूसरा है परासरण। अभी परासरण के बारे में और बातें अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके।